हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पस पे। नाउ 164 संस्कृतियों और कथनों की को अभिलिखित करना। जो संस्कृतियां होती हैं और कथन होते हैं उनको अभिलिखित किया जाएगा। क्लास नंबर 1, कोई महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है यहाँ पे, कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उसे मामले में अधिकारता हो या ना हो, इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारणा प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी संस्कृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है। मतलब वो मल्टीपल मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट हो सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकता है, उस मामले में अधिकारता हो या ना हो, ठीक है, उस मामले में उसको अधिकारता है या नहीं, इस अध्याय के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान, मान लो अन्वेषण कर रहे हैं, या तत्पश्चात जांच या विचारण के प्रारंभ होने के पूर्व, जांच और विचारण हुआ नहीं है, उससे पहले की बात है, किसी समय अपने से की गई, उनके समक्ष की गई किसी संस्कृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है। उनको के समक्ष कोई संस्कृति की जाती है या कथन किया जाता है तो उसको अभिलेख में ले सकता है। कौन? महानगर मजिस्ट्रेट या आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट। परंतु इस उपधारा के अधीन की गई कोई संस्कृति या कथन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में दृश्य, श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकता है। वहीं उन्होंने एक और बात लिखी, प्रोविजो करके जो जोड़ा गया है कि संस्कृति या कथन जो है अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के, अपराध जो है कि अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में ऑडियो और वीडियो के माध्यम से भी वो अभिलिखित की जा सकती है। एक और प्रोविजो है, परंतु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जिस तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदान की गई है, कोई संस्कृति अभिलिखित नहीं की जाएगी, ठीक है। परंतु वो कह रहे हैं किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, मतलब उसमें जो विधि के माध्यम से उसको किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदान कर दी गई है किसी पुलिस अधिकारी को, तो उसके समक्ष कोई संस्कृति अभिलिखित नहीं की जाएगी। हम जानते हैं कि पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्कृति का कोई मतलब नहीं होता है। क्लास 2, मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्कृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को जो संस्कृति कर रहा है यह समझाएगा कि वह ऐसी संस्कृति करने के लिए आबद्ध नहीं है। मतलब संस्कृति कर रहा है, मान लो कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष कर रहा है तो मजिस्ट्रेट उसको पहले समझा देगा कि भाई यह संस्कृति के लिए वो आबद्ध नहीं है कि संस्कृति करे, और यदि वह उसे करेगा तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है। और वो ये भी बता देगा यदि मान लो उस संस्कृति की और उसके विरुद्ध वो साक्ष्य में भी उपयोग उसका हो सकता है। और मजिस्ट्रेट को ऐसी संस्कृति तब तक अभिलिखित न करेगा जब तक उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको विश्वास करने का कारण न हो कि वह स्वेच्छा से की जा रही है। मतलब पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद जो मजिस्ट्रेट है वो उसकी संस्कृति या उसके कथन को अभिलिखित करेगा, उसको समझा देगा कि आपके द्वारा की गई संस्कृति या कथन आपके खिलाफ साक्ष्य में उपयोग हो सकता है। और जब तक वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक उसकी द्वारा किए गए कथन या संस्कृति को अभिलेख में नहीं लेगा। कौन करेगा? मजिस्ट्रेट। और मजिस्ट्रेट कौन होगा? कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता। मान लो किसी तत्समय प्रवृत्ति के अंदर किसी पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट बना दिया गया है तो वो संस्कृति को नहीं ले सकता है, उसके द्वारा अभिलिखित नहीं की जाएगी। वहीं क्लास 3 है, संस्कृति अभिलेख किए जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्कृति करने के लिए इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के पुलिस की अभिरक्षा में विरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा, ठीक है। मान लो संस्कृति अभिलिखित किए जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाले व्यक्ति ये कथन करता है, वो व्यक्ति जो संस्कृति कर रहा था कथन करता है कि वह संस्कृति करने के लिए इच्छुक नहीं है, वो संस्कृति नहीं करना चाहता है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के पुलिस की अभिरक्षा में विरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा। तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को पुलिस की अभिरक्षा में नहीं देगा, उसको प्राधिकृत नहीं करेगा पुलिस को कि उसको अभिरक्षा में ले ले, क्योंकि वो अब अपनी संस्कृति करने के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसा मजिस्ट्रेट करेगा। क्लास 4, ऐसी संस्कृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की अभिरक्षा को अभिलिखित करने के लिए धारा 281 में उपबद्ध रीति से अभिलिखित की जाएगी और संस्कृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा। मतलब अब सेक्शन जो 281 है उसके अंतर्गत जो प्रोसीजर है उसके अंतर्गत उस रीति से वो कथन को कराएगा व्यक्ति से, जो व्यक्ति अपनी संस्कृति या कथन करने वाला है तो उसको अभिलिखित करने के लिए तरीका है जो बताया गया सेक्शन 281 में। उसमें क्या है वो ये नीचे दिया गया है। मैंने मतलब नाम उसमें आएगा, को समझा दिया है मैंने कि वह संस्कृति करने के लिए आबद्ध नहीं है, और यदि वह ऐसा करता है
तो कोई संस्वीकृति जो वह करेगा उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है। और मुझे विश्वास है कि यह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है, यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गई है, और जिस व्यक्ति ने संस्कृति की है उसे पढ़कर सुना दी गई है और उसने उसका सही होना स्वीकार किया है, और उसके द्वारा किए गए कथन का पूरा और सही वृत्तांत इसमें है। और उसके बाद हस्ताक्षर व का मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर मैंने मतलब मजिस्ट्रेट अपना अभिलेख ऐसे कथन करें, ऐसे लिखेंगे कि वो जो जिससे संस्कृति की जा रही है उसको वो अपनी शिक्षा से कर रहा है और उसको पढ़ के सुना दी गई है, समझा दी गई है और मेरे समक्ष की गई है और उसका वृत्तांत सुना दिया गया है। उसके बाद नीचे उसके हस्ताक्षर होंगे मजिस्ट्रेट के, तब जाके सेक्शन 281 के अंदर वो प्रोसीजर पूरा होगा। सेक्शन 164 का क्लॉज 5 देख रहे थे अपन। उपधारा 1 के अधीन किया गया संस्वीकृति से भिन्न, संस्वीकृति की गई है उससे भिन्न कोई कथन है, कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसमें इसके पश्चात उपबंधित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो। मतलब मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि किस तरह से उसको लिखित करना है और जो सर्वाधिक उपयुक्त है उसके आधार पर वो लिखित करेंगे, तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी। तो मजिस्ट्रेट उसको शपथ लेगा, पहले शपथ पे ओथ पे वो व्यक्ति अपनी कथन को कहेगा, जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है। मतलब जिस कथन को वो अभिलिखित करने वाले हैं मजिस्ट्रेट उसको अपनी पावर के अनुसार उसको शपथ पे लेगा और फिर उसके बाद उसको अभिलिखित करा लेगा। अब क्लॉज हम 5A जो बाद में जोड़ा है 2013 के संशोधन से वो देखते हैं। 5 का भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 354, धारा 354A, 354B, 354C और 354D, वहीं धारा 376 की उपधारा या 1 या उपधारा 2 और धारा 376A, B, C, D, E एंड या धारा 509 के अधीन दंडनीय मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध उपधारा 5 में विहित रीति में ऐसा अपराध किया गया है कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है अभिलिखित करेगा। जैसे ही पुलिस की जानकारी में इससे संबंधित अपराध के बारे में अभिकथन किया जाता है तो उसे तुरंत अभिलिखित किया जाएगा, जैसा कि उपधारा 5 में विहित रीति में अपराध के बारे में बात कर रहे हैं वो। तो ये जो संबंधित अपराध है, महिलाओं से संबंधित अपराध है जो महिलाओं पे होते हैं, सेक्शन 354A, B, C, D और 376A, B, C, D, E और 509 मॉडर्सी से संबंधित हैं और वहाँ रेप से संबंधित है। परंतु उसमें और लिखा उन्होंने, यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, वहीं जो कथन कर रहा है व्यक्ति है मेंटली रिटायर्ड है या मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, सक्षम नहीं है, तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा। तो वहाँ मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, द्विभाषीय मतलब जो उनकी भाषा को समझ सकता है, भाषाओं को ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति, या प्रबोधक मतलब उनसे वार्तालाप करने में सक्षम, उनकी भावनाओं को, उनके क्रियाकलाप को समझने में सक्षम जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे विशेष प्रबोधक व्यक्तियों की सहायता मजिस्ट्रेट उस कथन को अभिलिखित करने में ले सकता है। एक और परंतुक है यह कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो किसी द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा किए कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। पहले तो कथन अभिलिखित किया जा सकता है विशेष प्रबोधक और द्विभाषीय के माध्यम से, और सेम थिंग द्विभाषक या जो प्रबोधक है उसके माध्यम से वो वीडियो फिल्म भी उस कथन की बनाई जा सकती है। तो दो परंतु उन्होंने और दे दिए 5A के A में। अब 5A का B, ऐसे किसी व्यक्ति के जो अस्थायी या स्थायी रूप से, अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए, स्थायी माने परमानेंट, पूर्ण रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, खंड का के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का 1 की धारा 137 में यथा निर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा। मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा मतलब मुख्य परीक्षा का कथन ही समझा जाएगा उसको, बल्कि उसको एक कथन समझा जाएगा, और ऐसा कथन करने वालों की विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। मतलब जो कथन वो कर रहा है, जो कथन किया जा रहा है उस व्यक्ति के द्वारा, तो उस कथन पे प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा है 137 उसमें यथा निर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर, मतलब मुख्य परीक्षा नहीं होगी, उसका जो कथन है उस कथन का सीधी प्रतिपरीक्षा कराई जा सकती है।
अब हम आते हैं 164 के क्लॉज 6 पर। इस धारा के अधीन किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया जाना है। मतलब जिस मजिस्ट्रेट ने इन कथनों को अभिलिखित किया है वो मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके पास उसका विचारण होगा या जांच या विचारण किया जाना है। तो ये सेक्शन 6 है जो 164 का है। ऐसे हमने सेक्शन 164 जो देखा वो 164 के अंतर्गत हम देखते हैं संस्कृतियों और कथनों को अभिलिखित करना। तो ये सेक्शन 164 अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसके बार बार देखें। यदि आपको सेक्शन 164 समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं बार बार आपको बताऊंगा और आप बार बार उसको सुने ताकि वो आपको अच्छे समझ में आ जाए। 164A बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा। तो हम सेक्शन 164A देख रहे हैं, बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा। बलात्संग से जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी चिकित्सीय परीक्षा अति महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो साक्ष्य में काम में आती है और इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, जांच विचार के माध्यम से जो अपराधी व्यक्ति हों उनको पर्याप्त दंड दिलाने में सक्षम भी होती है। तो इसलिए हम देखते हैं सेक्शन 164A बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा। पहले क्लॉज देखेंगे हम। नंबर 1, जहां ऐसे प्रक्रम के दौरान जब बलात्संग या बलात्संग करने का प्रयत्न करने का अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है, या तो बलात्संग हो गया है, रेप हो गया है या उसका अटेम्प्ट हुआ है, मतलब वो बलात्संग करने में नहीं कर पाया, प्रयत्न रहा, उसका अन्वेषण किया जा रहा है, मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मतलब पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उस स्त्री के शरीर की जिसके साथ बलात्संग किया जाना या करने का प्रयत्न करना अभिकथित है, उस स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं जिस महिला के साथ जो विक्टिम है, रेप अटेम्प्ट हुआ है या रेप हो गया है, उसके बारे में किसी चिकित्सीय विशेषज्ञ से परीक्षा कराना प्रस्तावित है। किसी चिकित्सीय विशेषज्ञ मतलब जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है और उसका विशेषज्ञ है कि परीक्षा कराना प्रस्तावित है, वहाँ ऐसी परीक्षा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, तो कौन कराएगा, सरकार के द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा चलाए जा रहे किसी अस्पताल में नियोजित, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा या स्थानीय प्राधिकार के अंतर्गत कोई चलाया जा रहा है अस्पताल जो नियोजित है, जिसमें नियोजित कौन है, रजिस्ट्री चिकित्सा व्यवसायी, मतलब रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसके द्वारा। और ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में, मतलब किसके द्वारा की जाएगी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो गवर्नमेंट या स्थानीय प्राधिकार के माध्यम से जिस चिकित्सा चलाई जा रही है, अस्पताल चलाया जा रहा है, उसमें वो नियोजित है। और ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में, मान लो ऐसा व्यवसायी अनुपस्थित है, नहीं है, तो मैं किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, अन्य कोई रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी भी हो सकता है, ठीक है, ऐसी स्त्री की सहमति से, उस महिला की कंसेंट आवश्यक है या उसकी ओर से, मान लो वो कंसेंट देने में सक्षम नहीं है तो उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी। और ऐसी स्त्री को ऐसे अपराध किए जाने से संबंधित इत्तला प्राप्त होने के समय से 24 घंटे के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा। मतलब उस महिला की सहमति होगी, यदि महिला की सहमति देने में सक्षम नहीं है तो उसके साथ जो अटेंडर है वो सक्षम व्यक्ति है, उस व्यक्ति से सहमति ली जाएगी और 24 घंटे जो उसकी इत्तला हुई है, महिला के साथ अपराध हुआ है, तो 24 घंटे के अंतर्गत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा ताकि वो उससे चिकित्सा व्यवसायी उसका परीक्षण कर सके। ये क्लॉज 1 था। अब क्लॉज 2 है, वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास ऐसी स्त्री भेजी जाती है बिना किसी विलंब के उसके शरीर की परीक्षा करेगा और एक परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे। जिस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास उसको भेजा गया है वो बिना विलंब के उसकी परीक्षण करेगा और जो विलंब और रिपोर्ट और जो परीक्षण करेगा उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा, उसमें जो ब्यौरे दिए जाएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। नंबर 1, स्त्री का और उस व्यक्ति का जो उसे लाया है नाम और पते, मतलब उस महिला और जो महिला के साथ है जो व्यक्ति उसे लाया है उन दोनों के नाम और पते उसमें रजिस्टर्ड किए जाएंगे। दूसरा, स्त्री की आयु होगी कि उम्र, महिला की उम्र क्या है। थर्ड, डीएनए प्रोफाइल करने के लिए स्त्री के शरीर से ली गई सामग्री वर्णन, और डीएनए प्रोफाइल करना है तो उस महिला के शरीर से जो भी सामग्री ली गई है उसका वर्णन किया जाएगा। स्त्री के शरीर पर क्षति के, महिला के शरीर पर क्षति पे कौन कौन से निशान हैं, चिन्ह हैं, उनके बारे में
लिखा जाएगा। स्त्री की साधारण मानसिक दशा, उस समय महिला की मानसिक स्थिति कैसी है उसके बारे में लिखा जाएगा। उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक विशिष्टियाँ, कोई भी तात्विक विशिष्टियाँ जो लिखी जाएंगी, कुछ भी लिखा जाएगा तो उनके ब्यौरे डिटेल में दिए जाएंगे कि वो ऐसा क्यों है। और थर्ड ऐसी का रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण लिखित किए जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है, और संक्षेप में वो निष्कर्ष निकालने के ब्यौरे भी दिए जाएंगे कि किस आधार पर उन्होंने वो ऐसा निष्कर्ष निकाला है। वो कारण भी लिखे जाएंगे कि ऐसे निष्कर्ष पर वो कैसे पहुंचा रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी। फोर्थ है, रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिलिखित किया जाएगा कि ऐसी परीक्षा के लिए स्त्री की सहमति या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति अभी प्राप्त कर ली गई थी। और रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से, मतलब विशेष रूप से ये लिखा भी जाएगा और लिखना आवश्यक है, अभिलिखित भी किया जाएगा कि जो महिला है उसकी सहमति या उसके तरफ से कि सक्षम व्यक्ति जो उसके साथ है उसकी सहमति लेने के बाद ही ये रिपोर्ट तैयार की गई है। 5 क्लॉज है, रिपोर्ट में परीक्षा प्रारंभ और समाप्त करने की का सही समय भी अंकित किया जाएगा, और जो रिपोर्ट बनाई जाएगी उसमें कब परीक्षा प्रारंभ की गई वो समय और कब परीक्षा समाप्त हुई वो समय उसमें अंकित किया जाएगा। 6वां, राष्ट्रीय चिकित्सा व्यवसायी बिना विलंब के रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा, और जो चिकित्सा व्यवसायी है रिपोर्ट बनाने के बाद विलंब नहीं करेगा, देर नहीं करेगा, और उसको तुरंत अन्वेषण अधिकारी के पास, जो पुलिस अधिकारी है उसके पास वो उस अन्वेषण अधिकारी के पास वो भेज देगा। उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा 5 के खंडिका में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में भेजेगा। अन्वेषण अधिकारी है वो उसको धारा 173 जो अपन आगे पढ़ेंगे मैं निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट, जो निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट है उसको उस धारा की उपधारा 5 के खंड का में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में भेजेगा। मतलब 73 के क्लॉज 5 के का में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में उसको उस रिपोर्ट को भी रखा जाएगा और उसको वहाँ भेज देगा।